सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो चित्रकला विषय है उसका चैप्टर नंबर 12 है, भारत में समकालीन कला आंदोलन के प्रणेता। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 11 पाठों तक जो इस विषय में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन पाठों को पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते इस पाठ में तो हमने पहले पढ़ा कि भारत के अंदर जो कंपनी शैली है, यानी कि अंग्रेजों का शासन हो गया था, तो उन्होंने उनका प्रभाव भारत की चित्रकला शैली में दिखने लगा था। उन्होंने जो अपने हिसाब से या अपने जो चित्रशैली है, उनकी जो पसंदीदा चित्रशैली थी उसको उन्होंने अपने भारत में लागू कर दिया था। यानी कि वो भारत में जो यहाँ के कलाकार थे, उनके साथ में पश्चिमी कलाकार थे, वो मिलकर चित्र बनाने लगे थे। तो यहाँ की चित्रकला शैली पर जो है कंपनी शैली का भी प्रभाव दिखने लगा था। तो उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तो उनके जो कुछ क्रांतिकारी थे, उनके जो उस समय जो नई पीढ़ी आई, उन्होंने देखा कि हमारी जो परंपरागत शैली है उसका तो पतन होते जा रहा है, और यहाँ पर जो पश्चिमी शैली है वो यहाँ पर घर करती जा रही है, यानी उनका यहाँ पर विकास होता जा रहा है। तो हमें उस पश्चिमी शैली को हटाकर यहाँ पर हमारी परंपरागत शैली जो भारतीय शैली है उसी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसी पर ज़्यादा चित्र बनाना चाहिए। तो उस समय कई चित्रकार हुए, कई आंदोलनकारी हुए, जिन्होंने यहाँ की नवयुवक पीढ़ियों को इसके बारे में सचेत करवाया। ठीक है, तो यही इस पाठ के अंतर्गत दिया गया कि उस समय कुछ चित्रकार थे जिन्होंने यहाँ की परंपरागत शैलियाँ है, यहाँ की जो पौराणिक कथा है उसको लेकर उन्होंने चित्र बनाए, ताकि यहाँ की जो कला प्रेमी, जो रसिक प्रेमी है, जो चित्रकला से प्रेम करते हैं, उनको उन चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाए। तो पढ़ते इस पहले भूमिका। 1857 के पश्चात अंग्रेजों के शासनाधीन भारत में युवा कलाकार पश्चिम की कला रीति से प्रभावित होकर पारंपरिक कला शैली को छोड़कर पश्चिमी रीति में चित्र बनाने लगे। तो अभी मैंने बताया कि परंपरागत जो हमारी कला शैली थी उसको छोड़कर किस शैली से चित्र बनाते थे? पश्चिमी रीति से। रीति यानी कि शैली। इसी दौरान भारत में स्वाधीनता संग्राम तथा स्वदेशी आंदोलन युवा पीढ़ी को धीरे धीरे अपनी परंपरा के बारे में सचेत करने लगे। जिस तरह से भारतवासी हर क्षेत्र से विदेशी प्रभाव को हटाने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरह से कला के क्षेत्र में अमरिंदरनाथ ठाकुर ने एक नई कला शैली से कला रसिकों को परिचित कराया, जिसे भारतीय कला इतिहास में बंगाल स्कूल तथा पुनर्जागृति कला काल बताया गया है। किस काल से नाम जाना गया उस समय को? जो अमरिंदरनाथ ठाकुर ने एक नई कला शैली को अपनाया, जिसे भारतीय कला में बंगाल स्कूल तथा पुनर्जागृति काल बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम से नई नई कला शैलियों के आने से बंगाल स्कूल का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा। यूरोप से विख्यात चित्रों की प्रतिलिपियां तथा विभिन्न तरह के सैद्धांतिक लेख तथा ग्रंथों ने युवा कलाकारों को एक नई दिशा ढूंढने के लिए प्रेरित किया। राजा रवि वर्मा ने दक्षिणी भारत में जिस तरह पश्चिमी तकनीक में भारतीय विषय वस्तु का चित्रण किया, उसी तरह अमृता शेरगिल ने आधुनिकतम पश्चिमी तकनीकों का प्रयोग करके भारतीय विषय वस्तु को अपनी चित्रकला में प्रयोग किया। देखो, राजा रवि वर्मा ने क्या किया? दक्षिणी भारत में जिस तरह पश्चिमी तकनीकी में भारतीय विषय वस्तु, यानी तकनीकी तो उन्होंने कौन सी अपनाई? पश्चिम की अपनाई, है ना, विदेशी अपनाई, लेकिन चित्र कौन से थे? उनके चित्र के विषय वस्तु कौन से थे? भारतीय थे। यानी भारत की जो परंपरागत कथाएं है या भारत के जो चित्र है, उन्होंने भारत के ही चित्र को लिया। ठीक है, विदेशी चित्र को नहीं बनाया, लेकिन तकनीक यानी जो तरीका है वो उन्होंने विदेशी अपनाया। इसी प्रकार अमृता शेरगिल ने उन्होंने आधुनिक पश्चिमी तकनीकी का प्रयोग करके ही भारतीय विषय वस्तु को अपनी जो चित्रकला में प्रयोग किया। जामिनी राय जैसे चित्रकार न तो पश्चिमी और न शास्त्रीय भारतीय कला से प्रभावित हुए, बल्कि इन्होंने लोक कला को एक आधुनिक रूप देकर भारतीय समकालीन कला आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन्होंने क्या किया कि भले ही आप पश्चिमी तकनीकी अपना रहे हो, लेकिन पश्चिमी के चित्र ना बना के आप क्या करो? भारत के ही चित्र बनाओ। चित्र की विषय वस्तु तो भारतीय थी, लेकिन तरीका उन्होंने क्या अपना लिया? पश्चिम का अपना लिया। अब इस पाठ को पढ़ने के बाद अपन क्या सीखेंगे? इस पाठ को का अध्ययन कर लेने के बाद आप बंगाल स्कूल के विकास का विवरण दे सकेंगे। पाठ में निर्धारित चित्रों के कलाकारों के नाम, शैली, आकार, माध्यम, विषय वस्तु तथा स्थान का ब्यौरा दे सकेंगे। पाठ में निर्धारित चित्रों के शीर्षक तथा काल का विवरण दे सकेंगे। बंगाल स्कूल की चित्र शैली तथा अन्य शैलियों का अंतर बता सकेंगे। अब देखो, ये एक चित्र है जो बनाया तो किस तकनीक में गया है? पश्चिमी तकनीक में, लेकिन है कहाँ की विषय वस्तु? देखो, ये रामायण से लिया गया चित्र है, जिसमें रावण सीता का हरण कर रहा है, तो जटायु उनकी रक्षा के लिए, सीता माता की रक्षा के लिए वो रावण का विरोध कर रहे हैं। तो विषय वस्तु कहाँ के लिए? हमारे भारत की ही ली है, लेकिन तकनीक कहाँ की अपना ली? उन्होंने पश्चिमी तकनीक को अपनाया है। तो रावण तथा जटायु का चित्र है ये। रावण तथा जटायु, शीर्षक है रावण जटायु, माध्यम है तेल रंग, शैली है पश्चात्य। शैली यानी तरीका तो इसका उन्होंने पश्चात्य ही अपनाया, पश्चिम का तरीका, विदेशी तकनीकी ही अपनाई। चित्रकार है राजा रवि वर्मा। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। सामान्य परिचय। अब इस चित्र का हम सामान्य परिचय देखेंगे।
इस चित्र में चित्रकार राजा रवि वर्मा दक्षिणी भारत के त्रावणकोर राजवंश परिवार से थे। तो राजा रवि वर्मा कहाँ के थे? दक्षिणी भारत के त्रावणकोर राजवंश परिवार से थे। उन्होंने तेल रंगों का प्रयोग कर नवशास्त्रीय शैली में चित्र बनाया। तो उन्होंने क्या किया? दृश्य चित्र तथा व्यक्तिगत चित्र दोनों की रचना की, जो जनता को बहुत पसंद आई। राजा रवि वर्मा के चित्रों को ओलियोग्राफ तकनीक द्वारा भारत के कोने कोने में पहुंचाया। आम कला रसिक पहली बार पौराणिक तथा रामायण महाभारत की कहानियों को चित्रों में देखकर मोहित हुए। तो उन्होंने क्या किया? आम जो रसिक थे, रसिक मतलब जो कला को पसंद करने वाले लोग थे, उन्होंने पहली बार पौराणिक तथा रामायण और महाभारत की कहानियों को चित्रों में देखा, तो वो बहुत ही पसंद हुए। रावण तथा जटायु रामायण की कथा का एक अंश दर्शाता है। तेल रंग द्वारा बनाए गए इस चित्र में जटायु को रावण के हाथ से सीता को बचाने के प्रयास को दिखाया गया है। चित्र के संयोजन में पश्चिमी प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है, जिसमें गतिशीलता को प्रमुखता दी गई है। रवि वर्मा के इस चित्र के नई लोकप्रिय चित्र है, जिसमें हरिश्चंद्र, भीष्म की प्रतिज्ञा, हंस दमयंती आदि विख्यात है। तो उन्होंने रवि वर्मा ने इसके अलावा भी कई लोकप्रिय चित्र बनाए, जिसमें कि हरिश्चंद्र है, भीष्म की प्रतिज्ञा है, हंस दमयंती आदि की विख्यात चित्र जो भी उन्होंने बनाए हैं। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न है, जिसके आंसर मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। पहला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म तो ख आएगा, राजवंश में हुआ। दूसरा है, राजा रवि वर्मा ने तेल रंग का प्रयोग किया, तो इसका आंसर आएगा ग, कि तेल रंग का प्रयोग किया। तीसरा प्रश्न है, भारतीय चित्रकारों में तेल रंग का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो रवि वर्मा है। चौथा प्रश्न, रवि वर्मा की लोकप्रियता के पीछे किसका हाथ था? तो ये इसका आंसर है ख, ओलियोग्राफ का हाथ था। अगला चित्र देखते हैं अपन। देखो ये एक चित्र दे रखा है, जो कि किसका है? राधिका का चित्र है। तो देखो विषय वस्तु तो भारतीय है, राधा जी को, कृष्ण जी को हमारे भारत में ही पूजा जाता है। इसके अलावा भी कई देशों में पूजा जाता है, लेकिन देवता तो ये हमारे है। ठीक है, तो ये राधिका का चित्र है, जो भी पश्चिमी शैली से बनाया गया है। बंगाल स्कूल के अंतर्गत इसको बनाया गया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। बंगाल स्कूल। कोलकाता के विख्यात ठाकुर परिवार में अमरेंद्र नाथ ठाकुर ने भारतीय कला को एक नया रूप देने का प्रयास किया। ठाकुर परिवार के भवन के एक बारजे में अमरेंद्र नाथ ने अपना स्टूडियो खोला। तो ठाकुर परिवार के भवन के एक बारजे में, यानी एक बारजे मतलब होता है बालकोनी के अंदर ही अमरेंद्र नाथ ने अपना स्टूडियो खोला और वहीं चित्रकला की चर्चा के साथ साथ एक समकालीन कला आंदोलन का शुरुआत की। इस आंदोलन में उनके छात्रों नंदलाल बोस, शारदा उकील, असित कुमार हलदर, चुगताई आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस तरह से बंगाल स्कूल का जन्म हुआ। अरविंद्रनाथ के इन शिष्यों ने भारत के विभिन्न भागों में कला विद्यालयों के प्रमुखों के रूप में बंगाल स्कूल शैली को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने सबने मिलकर, उनके शिष्यों ने मिलकर और अरविंद्रनाथ ने मिलकर बंगाल स्कूल शैली को आगे बढ़ाया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए मुंबई, मद्रास, कोलकाता तथा लाहौर के कला विद्यालयों में पश्चिमी रीति में कला शिक्षा दी जाती थी, जिसमें पश्चिमी रीति के जल रंग तथा तेल रंग तकनीकी सिखाए जाते थे। अब देखो, अंग्रेजों द्वारा जो कुछ स्कूल स्थापित की गई थी, कुछ विद्यालय स्थापित किए गए थे, जैसे कि मुंबई, मद्रास, कोलकाता तथा लाहौर में। तो आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजों द्वारा कहाँ कहाँ पर विद्यालय स्थापित किए गए? मुंबई है, मद्रास है, कोलकाता तथा लाहौर। उन विद्यालयों में वो पश्चिमी रीति से कला शिक्षा दी जाती थी, यानी उन स्टूडेंटों को जो कला शिक्षा दी जाती थी वो किस रीति से दी जाती थी? पश्चिमी रीति से, जिसके अंदर वो पश्चिमी रीति के जल रंग तथा तेल रंगों की तकनीक सिखाते थे कि किस तरह चित्र बनाने में आप जल रंग का और तेल रंग का प्रयोग कर सकते हो। तो इसी तरीके का प्रयोग किसने किया? अरविंद्रनाथ ने किया और रवि कुमार ने भी किया था। कुछ समय के लिए अरविंद्रनाथ ने कोलकाता कला विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम किया तथा भारतीय लघु चित्रकला सिखाने का प्रबंध किया। इस तरह से युवा कला विद्यार्थियों में भारतीय शास्त्रीय कला रीति के प्रति रुचि बढ़ने लगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगाल स्कूल स्वदेशी भावना के साथ गहरे रूप से संबंधित है। बंगाल स्कूल की शैली की विशेषता उनकी विषय वस्तु, जैसे कि ऐतिहासिक चित्र, धार्मिक चित्र, साहित्यिक चित्र आदि में स्पष्ट होती है। बंगाल शैली की महत्वपूर्ण विशेषता चित्रों में रंग योजना है, जिसे वास तकनीक नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बंगाल शैली की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उनके चित्रों में जो योजना है, रंग योजना, उसमें वास तकनीक का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसे वास तकनीक के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक के कारण चित्र में अत्यंत मनोहारी रंग सामंजस्य का दर्शन होता है। बंगाल स्कूल समकालीन भारतीय कला को केवल कुछ समय तक ही प्रभावित कर सका, क्योंकि अगली पीढ़ी के अधिकतर युवा कलाकार समकालीन सामाजिक तथा राजनीतिक हालात से प्रभावित होने लगे। अब है राधिका का। अब जो राधिका का चित्र हमने देखा, उसके बारे में बताया गया है कि वो उसमें क्या क्या विशेषता है।
तो राधिका, शीर्षक है राधिका, माध्यम है वास तकनीक, आकार है 14x21 सेंटीमीटर, शैली है बंगाल स्कूल और चित्रकार है अवनींद्रनाथ ठाकुर, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला, बीथी, नई दिल्ली। सामान्य परिचय। बंगाल स्कूल के जन्मदाता अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी में हुआ। पश्चिमी रीति के साथ साथ भारतीय पारंपरिक चित्र विधि में भी शिक्षा प्राप्त अवनींद्रनाथ ने अपनी ही चित्रण विधि का आविष्कार किया, जिसे वास तकनीक के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वास तकनीकी किसने दी, तो अवनींद्रनाथ ने दिया। किसे कहते हैं वास तकनीकी, तो अवनींद्रनाथ ने अपनी ही चित्रण विधि का आविष्कार किया, जिसे ही वास तकनीक कहा जाता है। उनके द्वारा बनाया गया राधिका चित्र इसी रीति में बनाया गया है। इस चित्र में अवनींद्रनाथ ने चित्र रीति की हर विशेषता स्पष्ट होती है। चित्र में प्रकाश की कोमलता एवं रहस्यमयता वातावरण की रचना करती है। जहाँ राधा पानी भरने के लिए नदी की तरफ जा रही है, एक बंगालन की तरह राधा को दर्शाया गया है। राधा की देहाकृति को स्वाभाविक तथा बहुत ही नाजुक दर्शाया गया है। चित्र में विशिष्टता यानी हाईलाइट आदि लाने के लिए टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया गया है। अवनींद्रनाथ की इस तरह की चित्र विधि को बंगाल स्कूल के कई चित्रकारों ने प्रयोग किया। अवनींद्रनाथ की शैली में चीनी तथा जापानी चित्रलिपि तथा चित्रकारों का प्रभाव स्पष्ट है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। बंगाल स्कूल के जन्मदाता है तो अवनींद्रनाथ ठाकुर। दूसरा है, अवनींद्रनाथ की अपनी चित्र विधि वास तकनीक के नाम से जानी जाती है। अवनींद्रनाथ की शैली में चीनी तथा जापानी लिपिकारों का प्रभाव स्पष्ट है। अगला चित्र है जिसके अंदर गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य, जो श्री चैतन्य हुए हैं, यह भी एक महात्मा हुए हैं, उनका चित्र भी बनाया गया है। तो ये श्री चैतन्य का चित्र है, इसके बारे में दिखाया गया है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शीर्षक है गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य, माध्यम है वास तथा टेम्परा तकनीक, शैली है बंगाल स्कूल, आकार है 22.8x40 सेंटीमीटर, चित्रकार है नंदलाल बोस। तो ये नंदलाल बोस कौन थे, अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। ये संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला, बीथी, नई दिल्ली के अंदर इसको रखा गया है। सामान्य परिचय। अवनींद्रनाथ के शिष्य नंदलाल बोस ने कोलकाता की सरकारी ललित कला तथा शिल्प कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अवनींद्रनाथ के पास कला शिक्षा पूर्ण की। अवनींद्रनाथ के चाचा विश्व कवि रविंद्रनाथ के शिक्षा प्रतिष्ठान विश्व भारती में वह कला भवन के अध्यक्ष नियुक्त हुए। गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य उनका विख्यात चित्र है। यह चित्र वास तथा टेम्परा तकनीक से बनाया गया है। शोक में डूबे हुए चैतन्य देव को स्तंभ पर टेक लगाते हुए दर्शाया गया है। वह दाएं हाथ पर अपने शरीर का सारा भार संभाले हुए थे। देखो आप, उन्होंने क्या कर रखा है, अपने दाएं हाथ पर सारा भार संभाल रखा है। ये देखो दायां हाथ इनका जो नीचे परस पर टिका हुआ है, उस पर अपना सारा हाथ उन्होंने संभाल रखा है। शरीर का कुछ अंश वस्त्र से ढका हुआ है तथा अंगों की भंगिमा में शोक भाव प्रकट होता है। देहाकृति की रचना में नारी सुलभ कोमलता स्पष्ट है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी दुख भाव को प्रकट कर रहे हैं, शोक भाव को प्रकट कर रहा है। देहाकृति ऐसा लग रही है कि जैसे कोई नारी की सुकोमलता उसमें झलक रही हो। स्तंभ के ऊपरी भाग में भगवान विष्णु को गरुड़ पर बैठे हुए दिखाया गया है। इस अंश में एक देवी प्रकाश आशीर्वाद के रूप में चैतन्य देव पर पड़ रहा है। तो ये था इस चित्र के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। कला विद्यालयों की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका आंसर आएगा ब्रिटिश में। तो कला विद्यालय की स्थापना ब्रिटिश में हुई। अब है ब्रिटिश काल के समय हुई थी। अब है दूसरा, अवनींद्रनाथ ने वास तकनीक का प्रयोग किया। नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। चौथा है, अवनींद्रनाथ चीनी तथा जापानी शैली का उन्होंने प्रयोग किया था। अब ये एक चित्र दे रखा है जिसको क्रूसीफिक्शन कहते हैं। इस चित्र का नाम क्या है, क्रूसीफिक्शन। अब क्रूसीफिक्शन शीर्षक है इसका क्रूसीफिक्शन, शैली है लोक कला, माध्यम है टेम्परा, आकार है 88.5x66.5 सेंटीमीटर, चित्रकार है जामिनी राय, संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला, बीथी, नई दिल्ली में इसको रखा गया है। सामान्य परिचय। बंगाल स्कूल शैली जब बहुत ही लोकप्रिय थी, उस समय कुछ कलाकारों ने अपने व्यक्तिगत रीति में भी चित्र रचना की। इसमें जैमिनी राय प्रमुख थे। 1882 के अप्रैल महीने में जैमिनी राय ने बंगाल के बांकुरा जिले के बालियानोर गांव में जन्म लिया। कहाँ जन्म हुआ उसका, बंगाल के बांकुरा जिले के बालियानोर गांव में उनका जन्म हुआ। 16 वर्ष की आयु में वे कोलकाता के कला विद्यालय में कला शिक्षा लेने गए, जहां उन्होंने पश्चिमी तकनीकी का अध्ययन किया। परंतु जामिनी राय ने न तो बंगाल स्कूल की रीति का और न पश्चिमी रीति का अपने चित्रों में प्रयोग किया, बल्कि वे प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की लोक कला रीति का प्रयोग करने लगे। जो प्रतिमा बनाते हैं, प्रतिमा यानी कि
जो मूर्ति बनाते हैं, उन मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार हैं, उनकी जो रीति है, उनका जो तरीका है, उन्हीं का प्रयोग उन्होंने अपने चित्रों में किया। इन लोक कलाकारों की तरह उन्होंने खुद अपने रंग बनाकर चित्र बनाए। उदाहरणतः उन्होंने भूरे रंग के लिए मिट्टी, लाल रंग के लिए सिंदूर, नीले रंग के लिए नील पौधे का फूल तथा सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया। वे काले रंग के लिए काजल का प्रयोग करते थे। कैनवस बनाने के लिए उन्होंने गाय के गोबर का प्रयोग किया। जेमिनी राय ने अपने चित्रों के लिए हर तरह की विषय वस्तु का प्रयोग किया, जिसमें देहाकृतियाँ ही मुख्य है। क्रूसीफिक्शन एक ऐसा धार्मिक चित्र है जिसके लिए उन्होंने पारंपरिक टेम्परा तकनीक का प्रयोग किया है। चित्र की शैली काली घाट के पटचित्र तथा बांकुरा के मिट्टी के खिलौनों द्वारा प्रभावित है। जामिनी राय ने बहुत ही सरल, सहज तथा संयमी रेखांकन का प्रयोग किया है। इस चित्र में ईसा मसीह को दर्शाया गया है। एक पश्चिमी रीति में बहुत ही सुंदर ढंग से भारतीयता का स्वरूप प्रदान किया गया है। इस चित्र में बाइजेंटाइन शिल्प रीति का प्रभाव स्पष्ट है। चित्र में 3 प्रमुख देहाकृतियां हैं। बीच की ईसा मसीह की आकृति के दोनों ओर 2 आकृतियों को गहरे रंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पृष्ठभूमि में ईसा मसीह को श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके अनुयायियों की आकृति दर्शाई गई है। निसंदेह ये चित्र करुण रस और एक गहरी व्यथा का उत्तम उदाहरण है। तो इस तरह से इस चित्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे। जामिनी राय ने प्राकृतिक रंग का अधिक प्रयोग किया, यानी जो भी प्रकृति से संबंधित रंग थे, जैसे कि चूना है, काजल है, ठीक है, नील के फूल है, इन्हीं का उन्होंने प्रयोग किया। जामिनी राय का जन्म कब हुआ था? तो अप्रैल 1882 में हुआ। तीसरा है, जामिनी राय ने टेम्परा पत्ती का प्रयोग किया है। क्रूसीफिक्शन चित्र में उन्होंने करुण रस प्रकट किया है। और पाठ का सारांश, भारतीय मुगल लघु चित्र के पतन के पश्चात चित्रकला का विकास बंद हो चुका था। अंग्रेजों द्वारा प्रतिष्ठित कला विद्यालयों में पश्चिमी प्रभावित रीति तथा विधि में कला शिक्षा दी जा रही थी। ऐसे परिदृश्य में दक्षिण भारत के त्रावणकोर राज्य में राजा रवि वर्मा पश्चिमी तेल चित्र तकनीकी में भारतीय धार्मिक तथा पौराणिक विषय वस्तु पर चित्र बनाकर काफी लोकप्रिय हुए। दूसरी तरफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान हर क्षेत्र में विदेशी प्रभाव को हटाने का प्रयास चल रहा था। बंगाल में अबरिंद्रनाथ ठाकुर चित्रकला क्षेत्र में भारतीयता वापस लाने के प्रयास में एक नई शैली में चित्र बनाने लगे। इस शैली में वास्तु तकनीकी तथा विषय वस्तु के लिए पौराणिक कहानियां आदि को प्रमुखता दी गई। कला इतिहास में इसे बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। नई पश्चिमी कला रीतियों जैसे प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद आदि भारतीय युवा कलाकारों को प्रभावित करने लगे। ये कलाकार इन रीतियों से आकर्षित होकर समकालीन सामाजिक विषय वस्तु के चित्र बनाने लगे। इसके साथ ही बंगाल स्कूल का प्रभाव भी समाप्त हो गया। तो ये था आपका पाठ, ठीक है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो आपको करने हैं, जिसके उत्तर इस पाठ में, जैसे कि ये दिखा रहेगा, भारतीय कलाकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त करने का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था भारतीय कलाकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त करने का? ताकि वो यहाँ की कला को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कलाकारों के साथ मिलकर बनाए। रवि वर्मा की चित्रकला की विषय वस्तु बताइए। बंगाल स्कूल पर एक निबंध लिखिए। रविंद्रनाथ के चित्र राधिका पर टिप्पणी लिखिए। गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य चित्र का वर्णन कीजिए, तो ये भी हमने पढ़ा है। जेमिनी राय पर निबंध लिखिए, जेमिनी राय ने किस तरह से चित्र बनाया उस पर आपको निबंध लिखना है। क्रूसीफिक्स चित्र का वर्णन कीजिए। तो ये आपके पाठ है। अब देखो कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, वो हम देखते हैं। नवशास्त्रीय कला, इसका मतलब होता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में फ्रांसीसी चित्रकला में एक नई रीति आई जिसमें ग्रीक तथा रोमन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ओलियोग्राफ, छापने की एक तकनीक जिसमें पत्थर पर चित्र बनाकर छापा जाता है। वास तकनीक, कागज पर रंग लेपने के पश्चात पानी से बार बार धोना तथा फिर लेपना और धोने की प्रक्रिया से कोमल वर्ण प्राप्त होता है। वाइजेंटाइन, मध्य एशिया के इस स्थान पर जिस कला का विकास हुआ उस कला शैली का ये नाम है। प्रभाववाद, 19वीं शताब्दी में नई चित्रकार जैसे मोने, माने देगा आदि ने इस शैली में चित्र बनाए। अभिव्यंजनावाद, 20वीं शताब्दी में इस शैली का विकास हुआ। मंदिया, कैंडिस्की आदि इस अमूर्त कला के प्रमुख चित्रकार है। तो ये कुछ शब्दार्थ है जो आपके पाठ में आए हैं, इसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर जो आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, इस वीडियो से भी देख सकते हैं। अगर पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट इस बोर्ड से भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।